तो लॉन्ग हाउचन की हो चुकी है डेथ और उसको रिवाइव करने के लिए कायर और उसकी पूरी टीम दे रही थी बहुत सारे टेस्ट्स को, लेकिन ये टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक और लंबे रहते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग इन पूरे टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे और वो लोग कैसे उनको पार करते हैं और आखिर में जाकर कायर गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिल ही जाती है और गॉड इलेक्ट्रोलक्स आते ही उससे एक ऐसी चीज पूछते हैं जिसके बारे में पूरी हिंट मिल जाती है कि असल में गॉड इलेक्ट्रोलक्स किस तरीके के बंदे हैं और उनके साथ में पास्ट में क्या हुआ हो सकता है जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, क्या वो लॉन्ग हाउचन को रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं इस वाले पार्ट में। अब जैसा पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, सीमा ज़ियान रहता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन के जरिए अपने पावर को सर्च करके एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इससे कि वो पावरफुल अर्थ वॉरियर रहता है जो कि एक 9th स्टार का बंदा था, उसकी खुद की डोमेन भी थी, उसको तक डिफीट कर देता है सीमा ज़ियान। लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो कि दिखा रहा था कि कितनी ज्यादा इमेंस डिफिकल्टी है इस टावर ऑफ एटर्निटी के ट्रायल्स की। उसने एक रिस्की टेक्निक का इस्तेमाल करा था और उसका जो पावरफुल आर्मर रहता है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। जो कायर की टीम थी इसमें कि लिनजिन, हैन्यू, डोनी और जांग फैंग फैंग भी थे, वो एक साथ वर्क कर रहे थे इससे कि वो उसको स्टेबलाइज कर सकें। जो टीम है वो इमोशनली तो पूरी ड्रेन हो चुकी थी, उनके पास से ऑलरेडी वो चैनिंगर रहती है वो चली गई थी और अभी यहाँ पर लगभग उन्होंने सीमा ज़ियान को भी खो दिया था। जो चैनिंगर है वो इंजर्ड हुई थी या फिर कुछ और हुआ तो वो हमें बताइए आप कमेंट सेक्शन में। जो कायर रहती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था क्योंकि वो यहाँ पर लीडर बनी हुई थी और उसको बहुत ज्यादा दुख था लॉन्ग हाउचन का, इसलिए वो अपने नेक्स्ट मूव को प्लान करती है। वो एंटिसिपेट करते हैं कि वो फेस करेंगे एक विंड एलिमेंटल मेज को, वो भी डोमेन के साथ में। जो टीम के रिसोर्सेज रहते वो लगभग खत्म हो गए थे और उनकी जो कोजन स्पिरिचुअल पिल्स थी वो भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। वैंग वॉन कहती है कायर से कि मैं तुम्हारी जगह पर आने वाली बैटल को लड़ूंगी। वो आर्ग्यू करती है उससे कि मेरी जो स्पेस एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए उसके पास एडवांटेज है विंड पेज को फेस करने में और वो उसके बर्डन को भी शेयर करना चाह रही थी, वो कायर अपने ऊपर लिए हुए थी। वो इंसिस्ट करती है कि जो कायर है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए जिससे कि अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व कर सके, जिससे कि आगे जो चैलेंजेस आएंगे उनका भी वो सामना कर सके। लेकिन कायर तो रिफ्यूज कर देती है, उसको चिंता थी वैंग वॉन की सेफ्टी की और वो सोचती है कि अगर वो लड़ेगी तो ज्यादा चांसेस है उसके सक्सेसफुल होने के। जो वैंग वॉन रहती है वो एम्फसाइज करती है कि जो टीम की यूनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है और सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो पॉइंट करती है कि जो कायर की रिलायंस है 7 आर्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ के ऊपर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल ले रहा है। अल्टीमेटली टीम को डिसाइड करना था कि नेक्स्ट ट्रायल को कौन फेस करेगा, जिससे कि वो लोग यहाँ पर विक्ट्री को अचीव कर सकें और आगे भी अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करके रख सकें। अब जो टीम रहती है वो डिस्कस करने के बाद मान जाती है कि यस, जो वैंग वॉन की स्पार्शियल एबिलिटीज हैं वो उनके लिए एडवांटेज हो सकती हैं। वो कंज्यूम करते हैं कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स को और उनकी पावर्स एम्पलीफाई हो जाती हैं। अब जैसे ही बैटल शुरू होती है, ग्रीन कलर का स्केलेटन विंड मेज जो रहता है वो बहुत सारे विंड ब्लेड्स को उनकी तरफ फेंकता है। और गाइस, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक डोंगा या फिर एक एनिमे यूट्यूबर कैसे बनते हैं सही तरीके से, तो वो हमने एक्सप्लेन किया अपनी ये वाली वीडियो में। इसके साथ ही आप लोगों को जो ग्रेट डूलर है, BDTH है और सोलेंट टू उसकी मेन फाइट की जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो होती है वो भी आप लोगों को मिल जाती है। इसकी ओरिजिनल प्राइस हमने रखी थी 199, बट हम यहाँ पर 60% से भी ज्यादा का डिस्काउंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए और इसे हम दे रहे हैं सिर्फ ₹59 में और ये बस लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए आप लोग अभी क्या बिल है इसको, जिससे कि आप लोग सब कुछ जान सकें। और उसके पीछे थी एक पावरफुल विंड डोमेन। वैंग वॉन के पास जाइगेंटिक डिवाइन सोल शील्ड जो कि फोकस करती थी डिफेंस के ऊपर, जिसके अंदर स्पेशल क्रिस्टल्स भी एम्बेडेड थे, जिससे कि उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। जो विंड मेज की डोमेन रहती है वो पहले तो ओवरवेल्म कर देती है वैंग वॉन के डिफेंसेस को। वो इस डेंजर को रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसलिए वो प्रिपेयर हो जाती है एक रिस्की टेक्निक को अनलीश करने के लिए। वो इस्तेमाल करती है स्प्लिट ब्लास्ट को, जो कि एक वॉरियर की एम्पलीफाइंग एबिलिटी होती है और वो सैक्रिफाइस कर देती है अपने खुद के ब्लड को, इससे कि उस डिवाइन सोल शील्ड की ट्रू पावर को एक्टिवेट कर सके। जो वैंग वॉन है वो एम्बेड कर देती है फाइनल स्पेशल क्रिस्टल को शील्ड के अंदर, जिससे ट्रिगर हो जाती है बहुत सारी एनर्जी। जो शील्ड है वो पूरी तरीके से पावर्ड हो चुकी थी, इससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक वेपन में जो कि केपेबल था एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन के। जो टीम है वो एंशियसली देखने में लगी हुई थी और उनको श्योर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जो वैंग वॉन की डिटर्मिनेशन था वो बिल्कुल अनवेवरिंग था, वो यहाँ पर सब कुछ रिस्क करने के लिए तैयार थे, इससे कि उस मैच को खत्म कर सके और उनका जो रास्ता है उस पर वो लोग आगे बढ़ सके। जो अटैक रहता है उससे जो विंड मैच के डोमेन रहती है वो पूरी शैटर हो जाती है, जो कि दिखा रहा था कि उसकी कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन कुछ भी क्यों ना, जो स्ट्रेन रहता है वो कुछ ज्यादा ही सीवियर होता है, जिससे कि वो लगभग डेथ के करीब पहुंच जाती है। जो अटैक रहता है वो सक्सेसफुल था और जो विंड मैच था वो डिफीट हो गया था। लिटरली यहाँ पर 9th स्टार के बंदों को ये लोग डिफीट करने में लगे हुए हैं। जो वैंग वॉन है वो भी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन उसकी जो लाइफ फोर्स रहती है लगभग डिप्लीट हो चुकी थी। जो ज़ैंग फैंग फैंग है वो उसकी कंडीशन को देखता है और एक लाइफ ट्रांसफरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो अपनी बची हुई आधी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि वो उसको बचा सके। जो हैन्यू एक्सप्लेन करता है कि जो वैंग वॉन की डेस्परेट अटैक था उससे उसकी लाइफ फोर्स इग्नाइट हो
हो गई थी, जिससे कि उसकी जो बॉडी रहती है वो लिमिट्स तक पहुंच गई है। वहीं जो जैंग फैंग फैंग रहते हैं वो सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने लाइफ स्पैन को, जिससे कि वैंग वान उनके पास एक चांस था कि वो सर्वाइव कर सके, लेकिन उन दोनों के जो लाइफ स्पैन रहते हैं वो आधे हो चुके थे। कायर जो रहती है वो ओवरवेल्म हो जाती है इतने सारे दुख को देखकर, और उसको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि उसको दिख रहा था कि यहाँ पर उसके जो टीममेट्स हैं वो कितने ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लिटरली अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग, जिससे कि लॉन्ग हाउचन को बचाया जा सके। वो सोचती है इस चीज को, ये लोग जितनी भी चीजें यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं लॉन्ग हाउचन के लिए, क्या ये सही है? उसको यहाँ पर वेट महसूस हो रहा था उनकी सेक्रीफाइस का। जो टीम रहती है वो इमोशनली शैटर हो चुकी थी और उनको पता थी ये बात कि आगे जाकर इसका अंजाम तो कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। जो डिवाइन सोल शील्ड रहती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी उस अटैक के बाद। उसके जो 7 क्रिस्टल्स रहते हैं वो तक यहाँ पर शैटर हो चुके थे। तो वैंग वन और जो जैंग फैंग फैंग थे वो अनकॉन्शियस थे और उनकी जो फेट्स रहती है उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जो टीम रहती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था इस मिशन को लेकर और वो इस डॉन्टिंग टास्क को फेस करने में लगे हुए थे अपने डिप्लेटेड रिसोर्सेज और वुंडेड हार्ट्स के साथ में। और अभी यहाँ पर ये सारे टेस्ट खत्म होने का वाले हैं, अभी तो और टेस्ट आने वाले हैं और खास तौर पे आगे जाकर कायर के लिए एक ऐसा टेस्ट आएगा जिसमें कि वो इतना ज्यादा पेन को झेलती है ना कि आप लोग सोचोगे कि ये कितना ज्यादा प्यार करती है लॉन्ग हाउचन से। तुम लोग लिटरली देखना अभी आगे जो आने वाला है। जो हैन्यू रहता है वो एम्फसाइज करता है कि जो टीम है उसकी कितनी ज्यादा लॉयल्टी है लॉन्ग हाउचन के लिए, इसलिए वो यहाँ पर रिसरेक्ट तो होकर ही रहेगा। हम लोग कुछ भी करेंगे जिससे कि वो रिसरेक्ट हो सके। जो लिंजन रहता है वो भी उसको सपोर्ट करता है। जो कायर रहती है जो कि अभी टेम्परेरी लीडर थी वो प्रिपेयर करती है 6th फ्लोर पर जाने के लिए और उसको पता थी ये बात कि अब चैलेंज और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। वो देखते हैं कि जो 6th फ्लोर है उसके ऊपर एक डार्कनेस एलिमेंटल मेज आने वाला और एक होली लाइट वॉरियर, और हो सकता है कि वो लोग एक साथ ही आए। कायर को यकीन था कि उन दोनों को एक साथ फेस करना उनका बेस्ट चांस है क्योंकि उनकी जो डोमेन्स रहेंगी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। हैन्यू एग्री कर जाता है और कहता है कि जो क्लैश रहेगा लाइट का और डार्कनेस का उससे एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट बनेगा जिससे कि जो डोमेन यूसेज रहेगी उनकी उसमें हिंड्रेंसेस आएंगी। जो कायर पूरी तरीके से तैयार थी चैलेंज को अकेले फेस करने के लिए और वो कहती है कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो इसलिए तुम लोग और ज्यादा रिस्क मत करो। वो चाहती थी कि वो लोग रेस्ट करें और रिकवर हो जाएं जिससे कि फाइनल ट्रायल का वो लोग एक साथ सामना कर सकें। जो टीम का डिटर्मिनेशन था वो अनवेवरिंग था और उनकी जो लॉयल्टी थी लॉन्ग हाउचन के लिए वो बहुत ज्यादा थी। उनका डिजायर था इस टावर ऑफ एटर्निटी के ट्रायल्स को ओवरकम करने का वो बहुत ज्यादा उनके अंदर था। एक बार वो लोग रिकवर हो जाएं उसके बाद वो लोग 6th फ्लोर में जाएंगे जो कि एक स्पेस जो कि 2 अलग अलग रियम्स को डिवाइड करके रखे हुए है, एक है डार्कनेस और एक है लाइट जो कि सेपरेटेड होंगे न्यूट्रल जोन से। कायर लॉन्ग हाउचन को अपने कॉमरेड्स के पास छोड़ देती है और प्रिपेयर हो जाती है अगले वाले ट्रायल को फेस करने के लिए। वो रिक्वेस्ट करती है हैन्यू लिंजन के सपोर्ट के लिए। वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं को जॉइंट स्पिरिचुअल पिल्स जिससे उनकी एबिलिटीज बूस्ट हो सके और वो आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सके। अब जो कायर है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई थी लाइट और डार्कनेस कंबाइंड अटैक को अकेले सामना करने के लिए और यहाँ पर वो एब्सॉर्ब करेगी स्पिरिचुअल एनर्जी को हैन्यू लिंजन डॉनी और यंग वैनजाओ की अपनी स्पिरिचुअल स्टोव ऑफ समसारा की मदद से। इससे होगा ये कि वो लोग तो थोड़े वीक हो जाएंगे लेकिन जो कायर है उसकी पावर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। जो हैन्यू का स्पिरिचुअल स्टोव रहता है लाइट का उससे जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस रहती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जो कायर है अब वो पूरी तरीके तैयार थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी थी। वो अनलीश कर देती एक पावरफुल अटेम्प्ट को जिससे कि उस बैरियर को ब्रेक कर सके जो कि लाइट और डार्कनेस को सेपरेट करके रखे हुए था। जो बैरियर रहता है उसमें बहुत ज्यादा chaos थी, स्पेशल एट्रीब्यूट्स थे जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनके अंदर कोई पेनिट्रेट कर ही ना सके। जो लाइट और डार्कनेस गार्जियंस होते हैं, एक गोल्डन आर्मर वॉरियर भी था और एक ब्लैक रोड मेज भी था, वो एक साथ अटैक करते हैं। उनके जो कंबाइंड अटैक्स रहते हैं उससे कायर ट्रैप हो जाती है उनकी डोमेन्स के बीच में जिससे कि एक डेडली क्रॉस फायर बन जाता है। जो टीम उसको रिकॉग्नाइज होता है एक इमेंस डेंजर जिस टाइम क्लैश होता है लाइट और डार्कनेस का जो कि थ्रेटन कर रहा था कि वो यहाँ पर मान के जो कायर को खत्म ही कर देगा। इस स्पीड के डिस्प्ले में जो कायर वो जैसे तैसे करके बच पा रही थी उनके अटैक से। जो लाइट वॉरियर की डोमेन एनएनसी स्पीड होती है उसको सरपास कर ले रही थी। वो एक ग्रे शैडो की तरह मूव कर रही थी, कुछ ज्यादा ही फास्ट थी, उसको फॉलो करना लगभग नामुमकिन था। जो शैडो ऑफ डेथ थी जो कि उसके ऊपर होवर करने में लगी हुई थी वो मर्ज हो जाती है उसके साथ में और उससे ट्रिगर हो जाता है गॉड डिसेंट। जो टीम रहती है स्टंड हो गई थी कार की स्पीड को देखकर और नेचर को देखकर उसके गॉड डिसेंट के। वो सोचते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर ले रही है इतनी सारी पावरफुल एबिलिटीज को वील्ड करके इतने ज्यादा पावरफुल एनिमी से सामना कर ले रही है। जो कायर की आइज रहती है वो ग्रे हो जाती है, उनमें से एक शार्प व्हाइट लाइट निकलती है जो कि एक पावरफुल शिफ्ट को सिग्नल कर रही थी। वो इस्तेमाल करती है डेथ इन चाइल्डहुड का जो कि एक टेक्निक थी उसकी 7 आवर्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ की जिससे कि वो अटैक कर देती है बैरियर के ऊपर जो कि लाइट और डार्कनेस को सेपरेट करे हुए था। उससे ये जो बैरियर रहता है वो ब्रेक हो जाता है जिससे कि जो लाइट और डार्कनेस डोमेन्स रहती है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए फोर्स हो जाती हैं
जो डार्क में से और जो लाइट वॉरियर रहते हैं वो अपनी डोमेन्स को एक साथ ले आते हैं एक पावरफुल yin yang सिंबल की तरह, जो कि लाइट और डार्कनेस को शोकेस कर रहा था। उनकी जो कमांड अटैक थे वो बहुत ज्यादा डेंजरस थे, उनमें मैजिक कुछ अलग ही लेवल का था, जिससे कि कायर पूरी तरीके से थ्रेटन हो जा रही थी। इसलिए जो कायर है वो अपने सेकंड अटैक को लॉन्च कर देती है, जो कि था डेथ इन क्लींजिंग, जिससे कि जो व्हाइट थ्रेड्स रहते हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं, जिससे कि उनका जो कमांड अटैक रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। जो दो गार्जियंस रहते हैं उनको रियलाइज हो गया था थ्रेड, इसलिए वो अपनी डोमेन्स को करते हैं रिकॉल और उनको थोड़े से बैकलैशेस आ रहे थे। जो कायर की एबिलिटी थी उनके कमांड अटैक को डिस्टेबलाइज करने की और उनको फोर्स करने की कि वो अपनी डोमेन्स को शोकेस कर सके, वो दिखा रहे थे कायर की कितनी ज्यादा इमेंस पावर है। जो टीम रहती है शॉक हो जाती है उसके कंट्रोल को देखकर और गार्जियन की एबिलिटी को देखकर कि वो किस तरीके से अपनी डोमेन्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। जो कायर की गॉड डिसेंट रहती है जिसमें कि टावर ऑफ एटर्निटी की डेथ एनर्जी भी थी, उससे उसके एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो टावर की इनहेरेंट डेथ एनर्जी रहती है उसको एम्पावर कर रही थी, क्योंकि वो थी एक डेथ प्यूरिफायर जो कि केपेबल थी एब्जॉर्ब करने के और मैनिपुलेट करने के डेथ एनर्जी को। इससे उसको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाता है इस एनवायरनमेंट में। वो लॉन्च कर देती है डेथ इन चाइल्डहुड को, जिससे कि जो पूरा एरिया रहता है वो पूरा प्यूरिफाई हो जाता है और जो गार्जियंस रहते हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। उनको रियलाइज होता है डेंजर, इसलिए वो अपनी डोमेन्स को फिर से बुला लेते हैं। उनको भले ही थोड़े से बैकलैशेस हो रहे थे लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे थे। कायर फॉलो करती है डेथ इन क्लींजिंग को, जो कि एक पावरफुल प्यूरिफाइंग अटैक था, और उसके बाद वो डेथ स्क्रीम को छोड़ देती है जो कि उनकी सोल्स को टारगेट कर रहा था। जो डेथ स्क्रीम वाला अटैक रहता है उससे जो डार्कनेस मेज रहता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे दिख रहा था उसका नेगेटिव इमोशन और उसकी इम्प्योरिटीज। जो टीम है वो शॉक रह जाती है कार के सिलेंटस एजोल्ट को देखकर और जो पावर रहती है उसकी टेक्निक को उसको देखकर। जो कार रहती है अब एक हाइटेंड स्टेट अप पहुंच चुकी थी, वो डिसअपियर होती है और टारगेट करती है डार्कनेस मेज को। वो अटेम्प्ट करती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कंडेंस करके अपने डोमेन को एक डिफेंसिव स्फीयर में, लेकिन जो कार की डेथ गॉड्स किस रहती है वो उसके थ्रू पियर्स कर देती है और उस डोमेन को आधा वो पूरा शटर कर देती है। जो कार की कंट्रोल रहती है अपनी एबिलिटीज के ऊपर, डेथ एनर्जी के ऊपर टावर के अंदर, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल थी। वो एक्सप्लॉइट करती है गार्जियन की वीकनेसेस को और उनकी रिलक्टेंस को, जिससे कि उनकी डोमेन्स कोलाइड हो जाएं और उससे यहाँ पर ये बैटल जो रहती है उसकी टाइट्स बदल जाएंगी। उसके रिलेंटस अटैक्स रहते हैं, वो जो इमेंस पावर रहती है गॉड्स डिसेंट की, उसकी वजह से वो गार्जियंस रहते हैं अब वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए थे। जो कायर रहती है वो डिफीट कर देती है डार्कनेस मेज को एक कॉम्बिनेशन अटैक करके 7 आवर्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ के। उसके बाद अब बारी थी लाइट वॉरियर को फेस करने की। वो यूज करती है डेथ साइलेंट एनाइलेशन को, जिसके बाद वो इस्तेमाल कर देती है डेथ इन जर्नी को, जो कि कल्मिनेट हो जाती है एक डिवास्टेटिंग अटैक में, जिससे कि लाइट वॉरियर पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो जाते हैं। जो लाइट वॉरियर रहता है वो भी डिफीट हो गया था और जो कायर रहती है वो सक्सीड हो गई थी, लेकिन जो स्ट्रेन रहता है उसके ऊपर, क्योंकि उसने 6 जो आवर्स रहती है 7 में से उसको इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। वो अपने सेंसेस को लूज कर देती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन ही बचा हुआ था। एक मल्टी कलर का जो रेडियंस रहता है वो इरप्ट होना शुरू हो जाता है इटर्नल मेलोडीज है उसकी चेस्ट के ऊपर, जो कि उसको हील कर रहा था और उसके जो टीममेट्स रहते हैं उनको भी। ये जो लाइट रहती है वो एमिनेट हो रही थी टावर ऑफ इटर्निटी में से, जो कि रिस्टोर कर रही थी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को और हील कर रही थी इंजरीज को बहुत ज्यादा स्पीड में। जो लाइट रहती है वो पावरफुल, उसके अंदर प्योर एनर्जी थी जो कि किसी भी जो हीलिंग मैजिक है उसको सरपास कर जा रही थी। वो ऐसा फील हो रहा था ऐसे कि मान के चलो जो एलिमेंटल गॉड्स हैं वो खुद ही आ गए हैं उनको हील करने के लिए। यहाँ तक कि जो जैंग फैंग फैंग रहते हैं, जो वैंग जो उनकी डिमिनिश्ड लाइफ फोर्स रहती है वो भी पूरी तरीके से रिस्टोर हो गई थी। जो कार की विक्ट्री रहती है, जो सब्सिक्वेंट हीलिंग रहती है, वो दिखा रही थी कि यहाँ पर उनकी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। जो टीम रहती है वो अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और वो थैंक्स करते हैं टावर ऑफ इटर्निटी की हीलिंग लाइट को, जो कि दिखा रहा था टावर की इंटेंशन को, जिससे कि वो उनको नर्चर कर सके ना कि डिस्ट्रॉय। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो लाइट रहती है वो लिंगर करना शुरू कर देती है लॉन्ग हार्जर और कायर के ऊपर, जो कि क्वेश्चंस उठा रही थी कि असल में उनका पर्पस क्या है। अब करीब 12 घंटे बाद जो लाइट है वो फेड हो जाती है। जो कायर रहती है वो रिवील करती है कि उसका जो बैकलैश है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया है टावर की एनर्जी से, और सडनली जो इटर्नल मेलोडीज का गोल्डन स्कल पेंडेंट रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 6th फ्लोर को इल्यूमिनेट कर देता है और रिवील करता है एक और एलेक्स के स्कल्पचर को। स्कल्पचर रहता है वो गोल्डन फिगर था जिसका ब्लैक हार्ट था, जो कि एक बहुत ज्यादा सैड ऑरा को एमिनेट कर रहा था। जो गोल्डन फ्लेम्स रहती हैं फिर इरप्ट हो जाती हैं और जो 6th फ्लोर रहता है वो भर जाता है बहुत ज्यादा डेंस लाइट से, जिसमें कि लाइट एसेंस और डेथ एनर्जी दोनों का मिक्सचर था, जो कि एक अजीब तरीके का अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर बना रहा था। तभी वहां पर एक एज्ड वॉइस सुनाई देती है, जो कि थी नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स की। पूरे फ्लोर में इको होना शुरू हो जाती है, उनको वेलकम करती है और इनवाइट करती है कि आप लोग 7th फ्लोर में आए। वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको अपने डिसाइपल की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे अगर वो उन तक पहुंच पाए तो, नहीं तो उनको डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा। जो टीम है वो सोचने पे मजबूर हो गई थी कि असल में ये सब कुछ हो क्या रहा है, और जो उनका चैलेंज है जो कि 7th फ्लोर के ऊपर था वो उनका वेट कर रहा था। उसके बाद जो गोल्डन गेट रहता है वो ओपन हो जाता है और वो रिवील करता है एक
अनंतहीन स्टेयरकेस को जो कि नाइट स्काई तक जा रहा था। एक वॉइस उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि जब भी हर एक स्टेप के ऊपर आओगे तो मैं काउंट आउट करना पड़ेगा। अब यहीं पर ही कायर का असली टेस्ट शुरू होता है जिसमें उसको बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए उसको लिटरली इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, वो भी हर एक सीढ़ी के ऊपर जाने पर काउंट आउट करना पड़ेगा। और ये जो सीढ़ियां वो बहुत ज्यादा लंबी हैं, बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। लेकिन कायर थे, उसको तो बचाना था लॉन्ग हाउचन को किसी भी हालत में, इसलिए वो गेट के अंदर जाती है और उसकी बॉडी को भी वो कैरी कर रही थी। जो बाकी लोग जो रहते हैं वो उस गेट को पास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो कायर रहती है सिर्फ उसको अकेले ही जाना था ऊपर तक। अब जैसे जैसे वो क्लाइंब करती है वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लूज करना शुरू कर देती है और एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाती है। अब जो वेट रहता है लॉन्ग हाउचन का और जो रिपीटेटिव काउंटिंग थी उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। जो टीम रहती है वो देख रहे थे इस ट्रायल को, वो सोचते हैं कि इसका नेचर कैसा है। वो सोचते हैं कि ये जो टेस्ट है वो एक एंड्योरेंस का टेस्ट है या फिर कुछ और। वो देखते हैं कायर को स्ट्रगल करते हुए, उसकी जो बॉडी रहती है पूरी दर्द होना शुरू हो जाती है और पूरा पसीना पसीना हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है आगे बढ़ने का वो उसको रुकने ही नहीं दे रहा था। कायर की जो जर्नी रहती है वो दिखा रही थी एक बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल टेस्ट को। हर एक जो स्टेप था और जो काउंट आउट था वो उसकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, लेकिन वो फिर भी रिफ्यूज नहीं करती गिव अप करने के लिए। उसका जो अनवेवरिंग रिजॉल्व होता है लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए वो उसको आगे की तरफ खींचता रहता है और इसलिए वो अपने पूरी लिमिट्स को क्रॉस कर जा रही थी। अब जो खून रहता है क्योंकि उसको इतनी बार काउंट आउट करना पड़ रहा था वो हर एक सीढ़ी के ऊपर छूटता जा रहा था। जैसे जैसे वो क्लाइंब करती जा रही थी ऊपर तक, हर एक जो स्टेप रहता है वो शो कर रहा था बहुत ज्यादा स्ट्रगल को, एग्जॉशन और पेन के अगेंस्ट में। उसके जो कॉमरेड्स रहते हैं वो देख रहे थे उसको और उनका मन कर रहा था कि जल्दी से आगे सपोर्ट करें, लेकिन नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ उसको मोरली सपोर्ट कर सकते थे लेकिन और किसी तरीके से सपोर्ट नहीं दे सकते थे। वो देख रहे थे उसको कि वो सही में अपने लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी है। उनके जो हार्ट्स रहते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिस टाइम पर कायर की जो एक एक खून की बूंद रहती है वो नीचे की तरफ गिरती है। वो पावरलेस थे हेल्प करने में, वो लोग ट्रैप थे एक बैरियर में जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था उससे मिलने के लिए। और जो कायर रहती है वो कंटिन्यूअसली कोलैप्स होती रहती है, उसकी जो बॉडी रहती है वो फेल होती रहती है, लेकिन फिर भी वो सबमिट नहीं कर रही थी। हर बार वो जब भी बेहोश होती है वो फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करती है, वो उठती है और फिर से चढ़ती है। किसी भी हाल में उसको ऊपर तक पहुंचना था। जो सीढ़ियां थी वो एक टेस्टमेंट बन गई थी उसके सैक्रिफाइस का, और जैसे सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ती वहां पर उसका खून जो रहता है उसमें लगता जाता। फाइनली एक गेट जो रहता है लाइट का वो अपीयर होता है स्टेयर्स के ऊपर, जो कि एक ग्लिमर दे रहा था होप की। लेकिन जैसे वो उस तक पहुंचने वाली होती है जो गेट रहता है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसकी रीच से बाहर हो जाता है। अब इस चीज को देखकर उसकी टीममेट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो कायर वो कितना सहेगी आखिर में जाकर। उसको पता थी ये बात, ये इसकी आखिरी एनर्जी है कायर के अंदर जो कि उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है। अब वो डिटरमाइन है गेट तक पहुंचने के लिए और लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए, और उसके बाद वो मिलती है गॉड इलेक्ट्रोलस से, लेकिन वो पहले ऊपर तो पहुंच जाए। ये आखिरी टेस्ट था और जो आखिरी गेट रहता है अगर उसने उसको छू लिया तो यहाँ पर ये टेस्ट पूरा हो जाएगा और यहाँ पर उसकी जितनी भी लॉस स्ट्रेंथ होगी सब कुछ होगा वो पूरा का पूरा रीगेन हो जाएगा और वो पहले ऐसी पावरफुल हो जाएगी। और वहीं जो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन है उसका क्या होने वाला है, और जो गॉड इलेक्ट्रोलस है वो अपनी पूरी कहानी को सुनाते हैं कि वो ऐसे कैसे हो गए थे। और क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग उसको मिलते हुए देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो हमको बता देते हैं जिस टाइम पे वो गॉड इलेक्ट्रोलस से मिलती है, गॉड इलेक्ट्रोलस उससे पूछते हैं कि तुम ये जो भी कर रही हो लॉन्ग हाउचन के लिए क्या ये वर्थ इट है। अब उसका आंसर क्या देती है कायर वो देखेंगे हम लोग अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।